नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 के मायने होता है दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे आपका पसंदीदा टेलीविजन प्रोग्राम, आपका पसंदीदा डिबेट शो दो टूक प्रसारित होता है। और हम आपको बार बार याद दिलाते हैं कि हमारा वक्त बदला है, लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले। उन्हीं तेवरों के साथ हम हर सच आप तक पहुंचाते रहेंगे और हर झूठ पर प्रहार करते रहेंगे, बार बार, लगातार। बिहार में जिस चुनाव की चर्चा, बिहार के जिस चुनाव की चर्चा बीते करीब 2, 3, 4, 5 या यूं कहें 6 महीने से, बीते 6 महीने से बिहार के जिस चुनाव की चर्चा देश भर में हो रही थी, वो चुनाव, वोटिंग का जो काम था, मतदान, आज संपन्न हो गया। इस बार बिहार ने जिस तरह से शानदार तरीके से निकल करके लोगों ने वोट किया है, वो अपने आप में वाकई बेमिसाल है। अभी पूरी तरह से आंकड़े जो है देर रात तक और हमारे सामने क्लियर आंकड़े आएंगे, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो बिहार में जितनी वोटिंग हुई है, जितना मतदान हुआ है, उतना बिहार में पिछले 7 दशकों में बिहार के विधानसभा चुनाव में इतना मतदान नहीं हुआ। अब ये किस बात का संकेत है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब ईवीएम खुलेंगी, वोटों की गिनती होगी, उसके बाद पता चलेगा कि दरअसल जो वोटर है, जो मतदाता है, वो क्या सोच कर निकला था और किस जगह उन्होंने जाकर बटन दबाया। लेकिन इतना तय है कि बिहार के लोगों ने इस बार चुनाव में शानदार तरीके से वोट किया और ओवरऑल देखें तो बिहार के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपटे। हालांकि छुटपुट घटनाएं हुई, लेकिन इन घटनाओं के बावजूद कह सकते हैं कि बिहार के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से जरूर हुए हैं। लेकिन चुनाव के नतीजे 14 तारीख को आएंगे, 14 नवंबर को, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। पर आज शाम जैसे ही वोटिंग का काम पूरा हुआ, एग्जिट पोल के बक्से खुलने लगे। जी हां, एग्जिट पोल। हम आपको बार बार बताते हैं कि डीडी न्यूज एग्जिट पोल तो नहीं करता, लेकिन जाहिर सी बात है, आजकल एग्जिट पोल एक बड़ी खबर होते हैं और अगले 2 दिन तक, जब तक कि एग्जैक्ट नतीजे नहीं आएंगे, पूरे देश में बिहार के एग्जिट पोल की ही चर्चा चलेगी। तो हम आपके सामने पोल ऑफ पोल लाए हैं, यानी जो तमाम एग्जिट पोल अब तक आए हैं, उनके नतीजे आपको बता रहे हैं और नतीजों पर आज चर्चा भी करेंगे। क्योंकि हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि एग्जिट पोल जो हैं, कई बार एग्जिट पोल औंधे मुंह गिरे हैं। जब असल नतीजे आए तो एग्जिट पोल से बिल्कुल उलट आए। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि एग्जिट पोल जो हैं, वो हूबहू वही नतीजे के अनुरूप आए जिस तरह के एग्जिट पोल थे। एग्जिट पोल को लेकर बहुत कुछ कहा जाता है। ये एक तरह का साइंस है, एक तरह का सर्वे है। अब इस साइंस में, सर्वे में एरर का मार्जिन भी होता है, लेकिन ये भी बात है कि जो लोग ये सर्वे के लिए जो डेटा जुटाते हैं, वो कितनी ईमानदारी से काम करते हैं और कितनी ईमानदारी से उस डेटा का विश्लेषण करते हैं। ये सब कुछ चीजें निर्भर करती हैं एग्जिट पोल के जो है सही साबित होने में। पर फिर से कह रहा हूं कि एग्जिट पोल के सही कितने हैं, गलत कितने हैं, वो तो हम चर्चा 14 तारीख को करेंगे जब नतीजे आएंगे। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि अब तक जितने एग्जिट पोल हमारे सामने आए हैं, उन सभी एग्जिट पोल का नतीजा एक ही है, और वो नतीजा है कि बिहार में 20 साल बाद भी नीतीश कुमार का जलवा कायम है। बिहार में 20 साल बाद भी एनडीए का जलवा कायम है। और तमाम जो एग्जिट पोल है वो ये दिखा रहे हैं कि नीतीश और नरेंद्र मोदी की जोड़ी एक बार फिर से बिहार जीतने जा रही है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं होगी। इस अगर ये जीत होती है और ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो उसी तरह से रहते हैं 14 तारीख को भी, तो इन नतीजों का असर देश की राजनीति पर पड़ेगा। इसलिए ये एग्जिट पोल भी इंपॉर्टेंट है और जो एग्जैक्ट नतीजे होंगे वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन आज बात एग्जिट पोल की होगी और उसी को लेकर आज दो टूक चर्चा करेंगे। ये जो मतदान हुआ है, इतना भारी मतदान क्यों, और जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, ऐसे नतीजे क्यों, इन सबको गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या वजह है, बिहार के लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में निकल के वोट किया, आखिर क्या वजह है कि एनडीए तमाम एग्जिट पोल में जीतते हुए दिखाई दे रही है, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। मेरा आज का शीर्षक आपके सामने है। दो टूक में आज का मेरा हेडिंग, बिहार में बहार फिर एनडीए सरकार। अभी ये क्वेश्चन मार्क लगा के मैं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन मार्क जो है
ये 14 तारीख को हटेगा नहीं हटेगा, ये 14 तारीख को तय होगा। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल जो बता रहे हैं बिहार में बाहर, और फिर से एनडीए सरकार, फिर से नीतीश कुमार की सरकार, फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार। इसी को लेकर आज की हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले कि आगे बढ़े, आज खबर में आपको खबर का डिटेल में सिर्फ और सिर्फ आपको मैं एग्जिट पोल के नतीजे आपको बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा, खबरदार में एक एक करके तमाम एग्जिट पोल के नतीजे आपको बता रहा हूं। ये देखिएगा, ये मेरा एग्जिट पोल है, पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल है। ये क्या कह रहा है? पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल कह रहा है कि एनडीए 133 से 159 सीटें लेगा। अब आपको यह भी बता दूं, 122 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, यानी क्लियर कट मेजोरिटी से काफी आगे है एनडीए। 133 से 159, महागठबंधन 75 से 101, और जन स्वराज पार्टी 0 से 5, और इसके अलावा अदर्स 2 से 8। यह पीपल्स पल्स का सर्वे है जो आपको बता रहा है कि बिहार में क्या होने जा रहा है। आपको दूसरा सर्वे दिखाता हूं। यह मार्टिज आईएएनएस का सर्वे है। यह क्या कह रहा है? यह एनडीए को एक बहुत भारी जीत दिखा रहा है। यह दिखा रहा है कि एनडीए 147 से 167 तक सीटें ले सकती है। 147 से 167 बहुत बड़ी जीत होगी। और महागठबंधन 70 से 90, यानी 100 के अंदर अंदर महागठबंधन सिमट जाएगा। राहुल गांधी और तेजस्वी के लिए बहुत बड़ा झटका। जन स्वराज पार्टी 0 से लेकर 2 सीटें जीत सकती हैं, यह एग्जिट पोल कह रहा है। और अदर्स के खाते में 2 से 3 सीटें जा सकती हैं। अदर्स में आप ये समझिए तेज प्रताप यादव भी हैं। इस अदर्स में जो है वो इसके अलावा जो ओवैसी की पार्टी है वो भी है। तो ये मार्टिज आईएएनएस का सर्वे है। ये दूसरा सर्वे मैंने आपको दिखाया। अब आपको तीसरा सर्वे दिखाता हूं, डीवी रिसर्च न्यूज नेशन का सर्वे। एनडीए एक बार फिर से यहां 137 से 152, 137 से 152 एक बार और बड़ी जीत दिखा रहा है। महागठबंधन 83 से 98, एक बार फिर 100 से नीचे महागठबंधन 83 से 98। जन स्वराज पार्टी 2 से 4, और अदर्स के खाते में 4 से 8। तो ये डीवी रिसर्च न्यूज नेशन का सर्वे है। सर्वे नंबर 3 एग्जिट पोल का तीसरा एग्जिट पोल दिखाया। अब आपको चौथा एग्जिट पोल दिखाता हूं, चाणक्य का एग्जिट पोल। चाणक्य का एग्जिट पोल क्या कहता है? चाणक्य का एग्जिट पोल कहता है एनडीए 130 से 138 सीटें, यानी सब जगह पर जो है एनडीए 122 के आंकड़े से कहीं ऊपर है। 130 से 138 महागठबंधन के खाते में, 100 से 108, यहां जरूर महागठबंधन जो है 100 के ऊपर जा रहा है, लेकिन 108 के नीचे ही दिखाई जा रहा है। जन स्वराज पार्टी यहां 0 है। जन स्वराज पार्टी यानी यहां पर जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। और अदर्स के खाते में 3 से 5। ये चाणक्य का एग्जिट पोल है। ये तीसरा, चौथा आपको मैंने एग्जिट पोल दिखाया। अगला एग्जिट पोल आपको दिखाता हूं, ये पीपल्स इनसाइट का आपको एग्जिट पोल दिखा रहा हूं। यहां भी एनडीए 133 से 148, अच्छी खासी बढ़त बनाई है एनडीए ने। महागठबंधन 87 से 102, और जन स्वराज पार्टी 0 से 2, और अदर्स के खाते में 2 से 3। ये पीपल्स इनसाइट का सर्वे है। और अगला आपको मैं एग्जिट पोल दिखाता हूं, जेवीसी पोल्स एग्जिट पोल। ये क्या कहता है? ये कहता है कि एनडीए 135 से 150 सीटें जो है वो ले सकती है। 150 अच्छा खासा संख्या है। महागठबंधन 80 से 103, जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की 0 से 1, और अदर्स के खाते में 3 से 6। ये एग्जिट पोल जो है जेवीसी। तो पोल्स ऑफ पोल हम आपको बता रहे हैं। अगला एग्जिट पोल पी मार्क एग्जिट पोल है। वो क्या कहता है? वो कहता है एनडीए 143 से 162, एक बार फिर बड़ी जीत है। 143 से 162। महागठबंधन 82 से 98 सीट, एक बार फिर 100 के अंदर। जन स्वराज पार्टी 1 से 4, और अदर्स के खाते में 0 से 3। तो ये पी मार्क एग्जिट पोल क्या है, उसके नतीजे हैं। तो इस तरह से मैंने आपको इंपॉर्टेंट एग्जिट पोल दिखाए। वैसे मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर जब मैं आ रहा था तब मैंने देखा कुछ और न्यूज़पेपर्स और सबके जो एग्जिट पोल आए, ऐसे 13 एग्जिट पोल मेरे सामने आए, जिन 13 के 13 एग्जिट पोल में एनडीए को साफ तौर पर जीतते हुए अच्छे खासे मार्जिन से 122 से कहीं ज्यादा हमने आपको साथ दिखाए। लेकिन कुल मिलाकर 13 एग्जिट पोल हैं जिनके नतीजे, और 13 के 13 एक ही रिजल्ट बता रहे हैं, एक ही परिणाम बता रहे हैं। तो क्या ये हवा का रुख बता रहा है बिहार का? इन सब पे चर्चा करेंगे। इससे पहले चले आगे बढ़े, जरा सुन लीजिए क्या कुछ कहा जा रहा है इन एग्जिट पोल के नतीजों के बाद। सुनिए जरा। एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं।
गलत साबित होंगे। 14 नवंबर महागठबंधन की श्री तेजस्वी यादव जी की जीत होगी बम्पर। बिहार जीतेगा। एनडीए सरकार के खिलाफ जनता ने वोट दिया है, तेजस्वी सरकार बनाने के लिए वोट किया है। एग्जिट के साथ एक्चुअल रिपोर्ट इससे और अधिक आएगा। एक्चुअल रिपोर्ट इससे अधिक आना है और हमारा मानना है कि 50% के आसपास हमारा वोट शेयर होगा। इसलिए जिस तरह लोकसभा में हमको 180 सीट के आसपास हम चुनाव जीते थे, उससे अधिक सीटें बिहार में हम जीतने का काम करें। जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं वो पूरी तरीके से वही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आज की बम्पर पोलिंग इस बात को बता रही है कि महागठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है। बिहार में जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, आप देखिएगा कि जब नतीजे आएंगे, हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि वहाँ पे 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जिस तरह से रिकॉर्ड मतदान हुआ पहले चरण में या दूसरे चरण में, ये इस बात का सबूत है कि वहाँ प्रो कम्बेंसी है। और आप देखेंगे कि जब एग्जिट नतीजे आएंगे तो जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उससे भी ज़्यादा बेहतर एग्जिट नतीजे हमारे होंगे। बिहार जैसे स्टेट में, बहुत बड़ा स्टेट है, आबादी भी हमारी अच्छी खासी है, वैसी परिस्थिति में एग्जिट पोल बिल्कुल एग्जिट हो, ये हमको मुश्किल लगता है। अगर चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर महागठबंधन गया और अगर उन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में हम कामयाब अगर हैं, तो यकीनन लोग महागठबंधन को अपना समर्थन देंगे। एग्जिट पोल से बेहतर एग्जैक्ट पोल आएगा। इंतज़ार करिए 2 दिन, हमारे और अच्छे परिणाम होंगे, बेहतर परिणाम होंगे, क्योंकि बिहार की जनता का पूरा आशीर्वाद है। विकास की गति को देने के लिए निश्चित तौर पर जो एग्जैक्ट पोल है इससे ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए, तो आपने सुना इस नतीजों को लेकर, इन एग्जिट पोल को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। और हमेशा की तरह ऐसे ही होता है कि जो जीतता है वो ये कहता है कि हम तो इससे भी बड़ी जीत जो है हमें मिलेगी, और एग्जिट पोल तो छोटी चीज़ है, हम इससे बड़ी जीत हमें हासिल होगी। और जो एग्जिट पोल में हारते दिखता है वो हमेशा की तरह कहता है कि एग्जिट पोल तो सब बकवास है। तो इस तरह के तमाम प्रतिक्रियाएं जो है मिलनी शुरू हो गई हैं, और इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन बता दूं, इस पूरी चर्चा में एक और इंपॉर्टेंट बिंदु जो है वो आज की पोलिंग भी है। पर इससे पहले कि आगे बढ़ूं, एक एग्जिट पोल और है, वो भी आपको दिखाता हूं। पर उससे पहले बता दूं मेरे साथ मेहमान कौन से जुड़े हैं, फिर मैं आपको एक एग्जिट पोल और दिखाता हूं। जो मेरे साथ इस वक्त मेहमान जुड़ रहे हैं, 5 मेहमान मेरे साथ आज इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ रोहन गुप्ता, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, दिखाइए स्क्रीन पर। जी हाँ, रोहन गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और मैं देख रहा था वॉर रूम में, बीजेपी के वॉर रूम में रोहन जी लगे हुए थे और बड़े उत्साहित थे, बीजेपी के वॉर रूम को संभाल रहे थे। तो मेरे साथ सैयद जवाद हैं, कांग्रेस के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ डॉक्टर जयंत जिज्ञासु हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। किशोर कुणाल जी हैं मेरे साथ, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ स्टूडियो में स्वाति तिवारी जुड़ी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बिहार से संबंध रखती हैं। इससे पहले कि मैं डॉक्टर जयंत जिज्ञासु और रोहन गुप्ता जी को मैं 1.5 मिनट जरूर दूंगा, आप अपनी अपनी बात रखें इन एग्जिट पोल को लेकर। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक एग्जिट पोल और है, और वो एग्जिट पोल जानते हैं क्या है? मैं आपके पास आऊँ, लेकिन एक एग्जिट पोल जो है और आपको बता देता हूँ। और वो एग्जिट पोल मुझे लगता है वो कांग्रेस के भीतर से आया है, और वो एग्जिट पोल है डॉक्टर शकील अहमद का इस्तीफा। बिहार कांग्रेस के कद्दावर नेता, बड़े नेता, एग्जिट पोल के नतीजे आने के तुरंत बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अब ये भी अपने आप में एग्जिट पोल है, क्योंकि नेता जो होते हैं, पार्टी के जो इनर सर्कल में होते हैं, उनको बहुत कुछ हवा का अंदाजा होता है कि क्या हो रहा है। तो क्या ये जो डॉक्टर शकील अहमद का जो एग्जिट पोल है वो क्या सबसे बड़ा एग्जिट पोल है? इस पर भी आऊंगा, लेकिन शकील अहमद को सुनाइए क्या उन्होंने कहा इस्तीफा देते हुए। डॉक्टर शकील अहमद को सुनिए, फिर मैं रोहन जी और डॉक्टर जयंत जिज्ञासु के पास आऊंगा। मैंने लिखा है कि मैं दुखी मन से भेज रहा हूं। ये आपस का हम लोगों का मेरी पार्टी के कुछ नेताओं का और मेरे मतभेद की वजह कर हुआ है। लेकिन मैंने ये भी लिखा है साथ में
कि मैं पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों का शुभचिंतक बना रहूँगा। मैं सदस्यता से मैंने त्यागपत्र दिया है। पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से मेरा कोई विरोध नहीं। बहुत बड़े कद्दावर नेता जिनका इस्तीफा हुआ आज, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा साइन है कि क्या हो रहा है कांग्रेस में, क्या हो रहा है महागठबंधन में, क्या हो रहा है। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं डॉक्टर जयंत जिज्ञासु और रोहन गुप्ता जी के साथ। डॉक्टर जयंत जिज्ञासु, पहला आपका रिएक्शन, ये एग्जिट पोल जो है ये दिखा रहे हैं कि पूरी तरह से एक बार फिर से जो है एनडीए की वापसी हो रही है। क्या कहेंगे आप सर? 1.5 मिनट पहले आपके। आवाज दीजिए डॉक्टर जयंत जिज्ञासु की आवाज दीजिए, और उसके बाद उनका टाइमर ऑन कीजिए। बोलिए जयंत जिज्ञासु जी। हाँ बोलिए। 1.5 मिनट जयंत जिज्ञासु जी को। जी बोलिए। उससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा। एग्जिट पोल की जो व्यर्थता है उससे पूरी दुनिया वाकिफ है, और कई चुनाव ऐसे हुए हैं जहां एग्जिट पोल पूरी तरह से धराशायी हुए हैं। उसमें सैंपल साइज क्या है, बहुत सारे लोग वोट डाल के निकल चुके होते हैं, और इतनी जल्दी और इतनी हड़बड़ी में ये एग्जिट पोल जो आते हैं कई बार जनता की भावनाओं को ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर पाते। तो इसलिए हम लोग तो जो भी हमारे नेता ने वायदे किए उन पर जो मुहर जनता ने लगाया, और उसकी जो अनुगुंज हमें सुनाई पड़ी है, और जो हमारे हजारों पोलिंग एजेंट हैं उनसे जो हमको फीडबैक मिला है, उस आधार पर हम सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त हैं। और हम कोई आसमानी दावा कभी नहीं किया करते कि 225 वगैरह, फिर उसको रिवाइज करके अमित शाह जी ने कह दिया कि 165। नहीं, हमने शुरू से कहा है कि हमको स्पष्ट साधारण बहुमत की सरकार चाहिए, और उसके लिए 122 विधायकों का जीत कर आना जरूरी है। हम 1990 में, 95 में, 2000 में, 2005 की फरवरी में, 2015 में और 2020 में सबसे बड़े दल के रूप में जनता के समर्थन से उभर कर आए। इस बार हम सिर्फ सबसे बड़े दल ही नहीं, बल्कि हमारा गठबंधन सक्षम होगा सरकार के गठन के लिए, और चाचा नेहरू की जयंती पर हम लोग बिहार को नवनिर्माण की तरफ प्रस्थान करने में कामयाब होंगे। इसलिए कोई अगर मगर की गुंजाइश अशोक जी नहीं है। एक बात जरूर, दूरदर्शन चूंकि पब्लिक ब्रॉडकास्टर है और इसको पूरा देश देखता है, मैं अपने शुभचिंतकों, समर्थकों और सबसे बढ़कर जो हमारे काउंटिंग एजेंट है उनको आगाह, सचेत, चौकस, चौकन्ना करना चाहता हूं कि जनता ने आपको समर्थन दिया है। सरकार आप बनाने जा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की अनियमितता, विसंगति, किसी तरह के दबाव में अगर कोई अफसर आकर कोई काम करे तो उसका जमकर प्रतिकार करना है, विजिलेंट रहना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, शालीनता पूर्वक, अहिंसात्मक ढंग से आपको सजग रहना है। क्योंकि अमित शाह जी ने जो मीटिंग की है अधिकारियों के साथ, जिसकी खबर है, और कुछ कर्तव्य परायण अधिकारियों ने स्क्रीनशॉट भेजे हैं नेता प्रतिपक्ष को, हाँ सीसीटीवी फुटेज जो हो सकते हैं कैमरे पर कागज चिपकवा दिया गया है। तो हम नहीं जानते कि इसके पीछे क्या मंशा रही होगी, क्योंकि अभी तो ओके जयंत जी, आपका सुनिए, आपको मैंने ऑलरेडी 2 मिनट दिए, आपको आशंका है लोगों के मन में। ठीक है बिल्कुल, कोई बात नहीं, उस पे भी, उस आशंका पे भी चर्चा करेंगे। जो आप कह रहे हैं, वो जो आरोप आप लगा रहे हैं उस पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि शुरुआती 1.5 मिनट थे, मैंने आपको पूरे 2 मिनट दिए, उन सब पे चर्चा करेंगे। जो आपने कहा कि आपके पास जो तस्वीरें हैं, मुझे लगता है वो तस्वीरें पब्लिक डोमेन में भी आनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि कोई और जवाब दे, रोहन गुप्ता जी आपका समय। जी बोलिए। देखिए, एग्जिट पोल पे तो मेरी बात रखूंगा, पर उसके पहले एक चीज तय है, 14 तारीख को चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर वोट चोरी के नाम का ठेला लगना तय हो गया है। एग्जिट पोल के ऊपर तो मैं बात करूं, पर ठेला लगने वाला है वोट चोरी के नाम का। अभी से उसकी तैयारी हमारे साथी ने जो कहा उसमें दिख रही है। देखिए, आपने जैसे कहा, मैं करीब 5 महीने से बिहार में हूं, और जैसे आपने तो अभी एग्जिट पोल या सैंपल की बात कर रहे हैं, जो प्राइमरी डेटा होता है, जो करीब 243 सीटों का प्राइमरी डेटा के ऊपर कहां पे क्या रुझान है, कहां जनता किस मुद्दे पर सहनशीलता से उसका जवाब दे रही है, कौन से बीजेपी के वोटर हैं, क्या है, इन चीजों से बहुत माइक्रो लेवल पे अशोक जी मैंने पूरे चुनाव को देखा है। एक चीज जो मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, कि ये पहला चुनाव था कि जहां 20 साल के बाद भी कहीं पे भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दी। जो प्रो इनकम्बेंसी होती है, जो सरकार पे विश्वास, मैं नहीं कर रहा हूं कि 100% सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि आज चुनाव खत्म हो गया, क्योंकि अब कोई प्रचार करके फायदा नहीं है मेरे साथी की तरह। बट एक होता है कि कोई भी सरकार 20 साल जब शासन करती है, कोई छोटे मोटे मुद्दे पे कहीं ना कहीं जनता का हो सकता है। बट ओवरऑल मैं देख रहा हूं कि जो मैसिव प्रो इनकम्बेंसी मैंने देखी, ऐसी मैंने कहीं पे भी नहीं देखी, नंबर 1। दूसरा,
जो महिला वोटर की मैं वापस बात स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, क्योंकि जो बिहार में घर चलाने का या कहीं पूरे देश में काम है वो महिलाओं का है। उनका जो भरोसा है इस सरकार पे वो अटूट भरोसा है, वो कोई हिला नहीं सकता। तीसरा, आज भी भले हम कहते हैं कि अरे 20 साल के पुराने जंगल राज की हम क्यों बात कर रहे हैं अशोक जी, पर आज भी जनता को वो मुद्दा है, क्योंकि उनकी जो पुरानी पीढ़ी आज भी भयावह हो रही है। तो कुल मिला के मैं देखूंगा कि जो आपके एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे उससे बड़ी जीत एनडीए की होने जा रही है। और जैसे महाराष्ट्र के चुनाव के बाद में इन्होंने आक्षेप किए थे, वैसे 14 तारीख की डिबेट के लिए मैं अभी से आपको बोल रहा हूं, मुझे आप बुला लीजिए, वही मुद्दा यहाँ पे डिस्कस होने वाला है। ओके, 14 तारीख को तो खैर ऐसे बड़े सारे आरोप होंगे, जो किस तरफ से होंगे मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात जो रोहन जी ने कही महिला वोटर की, मेरे पास एक जो है डेटा है, और वो डेटा मैं आपको बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले वो डेटा आया, अभी उसको पूरी तरह से और रिफाइन होकर डेटा आएगा। लेकिन ये डेटा जानते हैं कि क्या दिखा रहा है? ये डेटा ये बता रहा है कि महिलाओं ने, और गौर से सुनिएगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में कुल मिलाकर 9%, जी हां 9% ज्यादा वोट किया है पुरुषों की तुलना में बिहार में। और जो पिछला विधानसभा चुनाव था वहां पर करीब 70 से ज्यादा सीटें ऐसी थी जहां महिलाओं ने ज्यादा वोट किया, और महिला वोट जो है वो नीतीश और नरेंद्र मोदी के खाते में गया, और उसके बाद एनडीए की सरकार बनी थी। इस बार 9% का फर्क है। मैं आपको बताऊं कि कुल मिलाकर महिलाओं ने 71.6% पोलिंग करी है महिलाओं ने, और पुरुषों ने 62.8%। पहले चरण में महिलाओं ने 69.04, दूसरे चरण में महिलाओं ने 74.03, और पहले चरण में पुरुषों ने 61.56 और दूसरे चरण में पुरुषों के 64.1, यानी कुल मिलाकर 9% का। मैं इस खबर पे बना रहूंगा, वापस आऊंगा। लेकिन इस वक्त जो है हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में जो कल धमाका हुआ था उसके संदर्भ में हमें जो बड़ी खबर मिल रही है, मैं वो भी आपको बता दूं, जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है जो हमको सूत्रों से इस वक्त मिल रही है। और वो जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें बता दें कि ये पूरा का पूरा मामला जो है, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, इसके बारे में ये बताया जा रहा है दिल्ली एनसीआर और पुलवामा में कई जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो वहां पर बाकायदा जो तलाशी छापेमारी की, उसमें और विस्फोटक बरामद हुआ है। और यह भी माना जा रहा है कि दरअसल जिस तरह की छापेमारी हो रही थी, उस छापेमारी के बाद, क्योंकि आपको मालूम है फरीदाबाद में किस तरह से बड़ा जखीरा पकड़ा गया था जो है संदिग्ध विस्फोटक का, और उसके बाद ये अभी तक सुरक्षा एजेंसियों का ऐसा मानना है कि ये जो पकड़ा पकड़ी चल रही थी, धरपकड़ चल रही थी, और उस धरपकड़ के चलते जल्दबाजी में, पैनिक में जो ये विस्फोट किया गया, क्योंकि वहां पर जो विस्फोट किया गया वो अभी धमाका, वो विस्फोट पूरी तरह से तैयार नहीं था, लेकिन पैनिक में किया गया है, क्योंकि पुलिस जो है इनको एक एक करके, जो पूरी डॉक्टरों की पूरा गैंग था, पुलिस एक एक करके इनको गिरफ्तार कर रही थी। इसी में चर्चा करने के लिए सुधाकर दास हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, और साथ साथ हमारे साथ जो है नीरज सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। तो नीरज, क्या आधिकारिक जानकारी है आपके पास इस पूरे मामले में? देखिए, ये स्पष्ट हो गया है अशोक के जो भी ये धमाका हुआ है वो हरियाणा जो मॉड्यूल है उससे रिलेटेड है, क्योंकि आप देखें जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक आतंकी हमला था, क्योंकि जिस तरीके से जो जानकारी आई है कि दिल्ली एनसीआर और पुलवामा में कई जगहों पर सिक्योरिटी एजेंसियों की छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। माना जा रहा है कि इसी बढ़ते दबाव के कारण संदिग्ध ने जल्दबाजी में ये कदम उठाया। इससे पहले 9 और 10 नवंबर 2025 को हरियाणा के फरीदाबाद में की गई छापेमारी में लगभग 3000 किलोग्राम विस्फोटक, कई डिटोनेटर, टाइमर और बम बनाने का दूसरा सामान पकड़ा गया था और जब्त किया गया था। यह धमाका सिक्योरिटी एजेंसियों द्वारा उन्हें पकड़ने के लिए की गई छापेमारी में घबराहट और निराशा के कारण हुआ। यानी कि जब छापेमारी की कार्रवाई हुई इनके साथियों के ऊपर, इनको ये लगा कि पुलिस अब इनके पास आ सकती है। यही कारण है कि आनंद फानंद में जितना भी सामान इनके पास था, निश्चित तौर पर अशोक के अलग अलग जगह पर इन्होंने जो विस्फोटक जो सामान है वो रखा होगा। तो जो सामान इनके पास था उसको लेकर ये फरीदाबाद से निकल गए, और यही कारण है कि दिल्ली में इन्होंने एंट्री की थी, और वो डिटेल भी सबके सामने है। उसके बाद लिखा हुआ है कि बम अधूरा था और पूरी तरह से तैयार नहीं था, इसलिए इसका असर कम हुआ और धमाके से कोई गड्ढा नहीं हुआ और कोई छर्रे या प्रोजेक्टाइल नहीं मिले। जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे पहले
जब आपसे बात हुई थी कि इसमें किसी अलग तरह का जो विस्फोटक है वो यूज किया गया। जो जानकारी हमें निकल कर आ रही है, अमोनियम नाइट्रेट के साथ कोई और मिश्रण इसमें यूज किया गया है। खासतौर से हो सकता है कि कोई ज्वलनशील पदार्थ इसमें यूज किया गया हो। पुलवामा में अशोक हमने देखा था कि आरडीएक्स के साथ अमोनियम नाइट्रेट को मिलाया गया था ताकि जो तीव्रता है वो काफी ज्यादा हो। तो हो सकता है कि अमोनियम नाइट्रेट के साथ यहाँ पर किसी और तरह का केमिकल या कोई और ज्वलनशील पदार्थ बनाया गया हो, क्योंकि डॉक्टर थे और जो फरीदाबाद में जिस स्कूल जो यूनिवर्सिटी थी वहां पर ये लोग एक तरीके से लैब में काम भी करते थे और वहां पर दिल्ली और इसके अलावा हरियाणा पुलिस पहुंची थी। लैब की संदेह जहां जिन जिन चीजों से लग रहा था उनकी वहां से जब्ती की गई थी। 6 लोगों को हिरासत में लिया है। करीब 50 से ज्यादा जो लोग हैं उनसे पूछताछ हुई है। तो हम अशोक अब कह सकते हैं कि ये एक आतंकी हमला था और कहीं ना कहीं आतंकवादी जो पकड़े गए, और क्योंकि एक बड़ी लंबी चेन थी फरीदाबाद से लेकर और हमने देखा है कि पुलवामा तक, और ये अब स्पष्ट होता है कि ये पढ़े लिखे लोग थे, मालूम थी इनको किस तरह की प्लानिंग कर रहे थे। और जरूरी नहीं है कि केवल यही लोग हों, अभी इनके और साथी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से विस्फोट को लेकर उन्होंने 3 घंटे तक लाल किले के पास पार्किंग में गाड़ी रखी थी, तो हो सकता है कि कुछ और लोगों का इंतजार कर रहे हो सकता है कि उस विस्फोट को कहीं और दूसरी जगह ले जाने की उनकी प्लानिंग हो। तो ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी और हमारे सुरक्षा बलों ने इस कॉन्स्पिरेसी को कह सकते हैं कि 3000 के करीब किलोग्राम के करीब अमोनियम नाइट्रेट को बरामद करके एक बड़े हमले को कह सकते हैं कि नेस्तो नाबूद किया है। लेकिन हम कहेंगे कि हमला हुआ है और गृह मंत्रालय का भी स्पष्ट कहना है कि इसमें जो भी शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जल्दी उनको कानून के दायरे में लाया जाएगा। सुधाकर दास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। सुधाकर, तो क्या ये माना जाए कि ये एक आतंकी हमला था? क्या इसकी पुष्टि एक तरह से हो गई है? जो सूत्रों की बात करें अगर अशोक, तो एक बहुत बड़ी सफलता सुरक्षा एजेंसियों को आप कह सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्र सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने स्कैनिंग की है 50 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरास की, फरीदाबाद से लेकर लाल किले तक, और दिन भर की जो उसकी स्कैनिंग से वो अंतिम रूप से ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट वो श्योर है कि ये डॉक्टर उमर ही था। वो डॉक्टर उमर जो 10 नवंबर को जो विस्फोटकों का जखीरा बरामद हुआ था उसके बाद से लगातार फरार चल रहा था और वही कार चला रहा था, उसी कार में विस्फोट हुआ। तो एक तरह से अंतिम रूप से ये लगभग एक स्टैब्लिश कर दिया है सुरक्षा एजेंसियों ने। एक बड़ी कार्रवाई आप अशोक कह सकते हैं। 24 घंटे के भीतर इस पूरे मॉड्यूल का पता लगा लेना तो एक बहुत बड़ी सफलता है। निश्चित तौर पर सुरक्षा एजेंसियां एक बड़ा जो आतंकी हमला है देश में जो हो सकता था 3000 किलो से भी ज्यादा विस्फोटक, आप समझ सकते हैं सिर्फ दिल्ली नहीं कई शहरों को ये तबाह कर सकता था, उसको ध्वस्त किया। तो देश को बहुत बड़ी क्षति से बचाया गया है। अब ये बताया जा रहा है कि जो अब अगली प्रक्रिया है कि ये देखना कि ये जानबूझ के किया गया, ये एक्सीडेंटल था, डेस्परेशन में किया गया था, या फिर कोई विकल्पहीनता, अगर कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। एक जो एक प्रॉपर बॉम्ब जो होता है वो बॉम्ब नहीं बन पाया था, तो वो जो एक रॉ जैसा बॉम्ब था उसकी वजह से ये पूरा जो हम कह सकते हैं कि बड़ी दुर्घटना हो सकती थी वो नहीं हुआ। इसमें आगे ये बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों ने जो डीएनए सैंपल्स मिले हैं, खासतौर से जिस गाड़ी में विस्फोट हुआ था I-20, उसका मिलान डॉक्टर उमर के परिवार के सदस्यों से कराया जाएगा, तो ताकि एक कंक्लूसिवली सीसीटीवी फुटेज के आधार पर निश्चित तौर पर अब सुरक्षा एजेंसियां मान रही हैं कि वो डॉक्टर उमर ही था जो वो कार लेकर गया था जिसमें विस्फोट हुआ। लेकिन अब उसको एक तरह से और स्टैब्लिश करने के लिए डीएनए सैंपलिंग की जा रही है, उसका मिलान, क्योंकि उसके परिवार के कुछ सदस्य ऑलरेडी हिरासत में हैं, उससे किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ एक कह सकते हैं अशोक की एक बहुत बड़ी सफलता पूरा जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी, जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, गुजरात पुलिस और भी कई एजेंसीज जो इस तरह से मिलकर उन्होंने काम किया, और शायद ही मैं पिछले 20-25 साल
की बात तो जरूर कह सकता हूँ कि एक साथ इतना बड़ा जखीरा शायद ही कहीं बरामद हुआ। तो ये जो फरार चल रहा था डॉक्टर उमर, तो एक डेस्परेशन में, एक विकल्पहीनता की स्थिति में, और एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक्सीडेंटल भी हो सकता है या पूर्व नियोजित, तो दोनों एंगल से इसकी जांच की जा रही है और बहुत बड़ी सफलता। और जिस तरह से गृह मंत्री ने आपने देखा सुधाकर, अगर ये पूर्व नियोजित था तो ये सुसाइडल अटैक इसको माना जा सकता है, अगर पूर्व नियोजित था तो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखिए अशोक, इसमें क्योंकि वो एक कार लेकर किसी भीड़ वाले जगह पे सीधे घुस भी सकता था और एक रेड लाइट पे वो जिस तरह से घटना हुई है, तो एक बड़ी आशंका है कि एक्सीडेंटल हो सकता है। लेकिन संभावना जरूर इस बात की आशंका भी है, उस एंगल से भी जांच की जा रही है कि पूर्व नियोजित हो और कहीं उसको एक रास्ता ना दिख रहा हो कि उसको लग रहा है कि वो सुरक्षा एजेंसियों के, पुलिस के घेरे में फंस चुका है और कभी भी वो गिरफ्तार हो सकता है। तो उस विकल्पहीनता की स्थिति में वो एक सुसाइडल बनने की स्थिति में हो सकता है। लेकिन और भी ये चीजें जांच में आएंगी। लेकिन 24 घंटे के भीतर इस आतंकी हमला, एक तरह से अब इसको मानने में कोई किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। आधिकारिक तौर पर जरूर ऑफिशियल ब्रीफिंग्स में ये सामने आएगी, लेकिन क्योंकि एनआईए को जांच सौंपी गई है अशोक, यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं, तो वो जो धाराएं लगाई गई हैं वो सीधे आतंकी हमलों के केसेस में ही इस्तेमाल किया जाता है। एनआईए एजेंसी इसलिए ही बनाई गई है, तो इसको कोई आतंकी हमला मानने से गुरेज नहीं करना चाहिए। लेकिन ये एक्सीडेंटल आतंकी हमला था या पूर्व नियोजित था, इस चीज को जरूर जोड़ा जा रहा है। लेकिन 24 घंटे के अंदर डॉक्टर उमर भी इस हमले में शामिल था, उसी की कार में ये घटना हुई थी, वो फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। ये तमाम चीजें पता लगा लेना बहुत बड़ी सफलता और एक इंटीग्रेटेड जो जांच हुई है और जिसकी मॉनिटरिंग हम लगातार देख रहे हैं, गृह मंत्री कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने कहा कि वो लगातार जांच एजेंसियों के संपर्क में थे और उसकी वजह से ये अशोक मुमकिन हो पाया। जी चलिए सुधाकर, शुक्रिया आपका, और नीरज सिंह आपका भी शुक्रिया। तो ये संदिग्ध मॉड्यूल जो है वो जो है जिस तरह से काम कर रहे थे और जिस तरह से ये पूरा का पूरा दिल्ली में लाल किले के बाहर धमाका हुआ, उसको लेकर जो हमें सूत्रों से जो अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि ये एक आतंकी हमला तो जरूर था, लेकिन अब ये आतंकी हमला पूर्व नियोजित था कि लाल किले पर जाकर इस तरह से ब्लास्ट करना है, या दरअसल जिस तरह से इस आतंकवादी के जो साथी पकड़े जा रहे थे, जो इनका हथियारों का जखीरा पकड़ा जा रहा था, उसके बाद पैनिक में या एक एक्सीडेंटल धमाका हुआ, इसकी अभी जांच होगी तो चीजें जो है इसकी पुष्टि होगी। बहरहाल इस खबर पर हम जरूर आएंगे जैसे हमारे पास और ठोस सूचना होगी। एक बार फिर लौटते हैं बिहार की खबर पर। बिहार में हम लगातार बात कर रहे हैं, जो एग्जिट पोल हैं बिहार के, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल में जो नतीजे आए हैं, जो वो सीधे तौर पर दिखा रहे हैं कि एनडीए एक बार फिर से सरकार में वापसी कर रही है। लेकिन साथ साथ ये भी है, सबके अपने अपने दावे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये जो है एग्जिट पोल गलत भी हो सकते हैं। ये जो है आरजेडी और महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से फर्जी है और इस पर हम यकीन नहीं करते। बीजेपी कह रही है उससे बड़ी जीत। मेरे साथ 5 मेहमान जुड़े हुए हैं। रोहन गुप्ता बीजेपी से, सैयद जवाद कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर जयंत जिज्ञासु मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, किशोर कुणाल जेडीयू के प्रवक्ता हैं और स्वाति तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हैं। इससे पहले कि मैं आगे आऊं, मैं सैयद जवाद आपके पास, मैं एक चीज़ रोहन गुप्ता जी आपसे पूछना चाहता हूं। जो डॉक्टर जयंत जिज्ञासु ने एक आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की जो बैठकें हैं उसकी कुछ तस्वीरें कुछ अधिकारियों ने, ये अपने आप में बड़ा गंभीर और संगीन आरोप है। वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री ने इस तरह की बैठकें किया जा रहा है, ये बताया गया। जी तस्वीरें नहीं, मैंने कहा उन अधिकारियों की तस्वीरों की बात नहीं की, मैंने कहा उन अधिकारियों ने ये बताया कि उन्हें फोन किया जा रहा है। अच्छा, उन्हें फोन किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष। ओके जी देखिए, इस प्रकार के आक्षेप आप कर सकते हैं मीडिया में। अगर ये इतना गंभीर आक्षेप है तो लाइए ना सामने, उसके ऊपर एक्शन लीजिए। वो गृह मंत्री होगा या कोई भी नागरिक होगा, उसके ऊपर आप हवा में पत्थर नहीं मार सकते। ये जो होता है ना कि पत्थर मार के भाग जाओ, ये राजनीति। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, उसको मेंशन कर रहे हैं हम लोग। नहीं बोला, उन अफसरों को आप लोग जिंदा नहीं रह रहे हैं। एक एक करके एक एक करके जो महागठबंधन का पराजय का जो मुख्य कारण यही है, अविश्वसनीयता। आप सिर्फ आक्षेप करते जा रहे हैं, पत्थर मार के भाग रहे हैं।
दोनों भाई होके पूरा वोट चोरी के नाम के पूरा कैंपेन किया, और जब खत्म चुनाव आने तेजस्वी यादव के मुंह से कभी वोट चोरी नाम ही नहीं निकला। वो अलग भाई, ये अलग हो गए, वो अलग हो गए। 243 बैठकों पर 249 उम्मीदवार खड़े। आपकी विश्वसनीयता कौन सी बची? हवा में पत्थर। कब तक आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे? जनता भी समझती है ना, चुनाव हुआ, वोट चोरी का विक्टिम कार्ड, हमारे नेताओं को ये कर दिया, हमको वोट नहीं करने दिया, इतना लाख वोट ले गए। अरे भाई SIR इतनी बड़ी प्रक्रिया हो गई, 65 लाख नाम निकल गए, दोनों चुनाव हो गए, जो फेस के चुनाव हो गए, एक व्यक्ति को दिखाइए आप कि जिसका नाम नहीं आया और जिसने कंप्लेन की हो। ऐसा हवाई बातों से काम नहीं होता, और इसीलिए एग्जिट पोल मैं भी नहीं मानता हूं। सुनिए, दिल्ली में भी वोट डालते हैं, बिहार में भी आके वोट डालते हैं। सुनिए एक एक करके। डॉक्टर जयंत जिज्ञासु, एक छोटा सा सवाल है। जयंत जिज्ञासु जी, एक छोटा सा सवाल है, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाना चाहता हूँ। आपने अभी, अगर मैंने सही सुना तो आप कह रहे हैं कि ये नेता प्रतिपक्ष का आरोप है, यानी राहुल गांधी जी का आरोप है, आप ये कह रहे हैं? या ये नेता प्रतिपक्ष मतलब हम तेजस्वी जी, बिहार तेजस्वी जी का? ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि जैसे ही ये डॉक्टर जयंत जिज्ञासु ने कहा तो मुझे ध्यान आया, तो मैंने तुरंत गूगल किया और मेरे सामने वो खबर है। ठीक यही मॉडस ऑपरेंडी 2024 के चुनाव में अपनाई गई थी। डॉक्टर जयंत जिज्ञासु, ये खबर मैं दिखा रहा हूं, 2024 में भी यही मॉडस ऑपरेंडी थी चुनाव खत्म होते ही। ये जयराम रमेश ने कहा कि अमित शाह ने 150 DMs को फोन किया है, और उसके प्रमाण हैं जयराम रमेश के पास कि अमित शाह ने 150 DMs को फोन किया है चुनाव को प्रभावित करने के लिए। मैं खबर दिखा रहा हूं, ये खबर जो है ये कब की खबर है? ये खबर है 2 जून 2024। हेडिंग कहती है कि जयराम रमेश बोले अमित शाह ने 150 DM से बात की। उसके बाद ईसी ने कहा इसका प्रमाण कोई है? जयराम रमेश ने कहा कि मैं जल्द प्रमाण दूंगा। और ये जो खबर है मैं आपको फिर से बता रहा हूं, 2 जून 2024 की है। आज हम 2025 के अंत में बैठे हैं, नवंबर में, और नवंबर के उसमें भी जयराम रमेश आज तक एक भी, नॉट ए सिंगल, एक भी प्रमाण इस खबर के बाद नहीं दे पाए हैं कि अमित शाह ने बैठक की। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, इस तरह के आरोप लगते हैं। अशोक जी, एक वाक्य मुझे बस बोलना है। बोलिए। जिस भी होटल में ठहरे हो, ये निजता है गृह मंत्री जी की, हम सब लोग जानते हैं कि वो एक जिम्मेदारी भरा पद है, लेकिन उस होटल के CCTV कैमरे के ऊपर कागज चिपकवा दिया जाए जिससे ये पता नहीं चले कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये क्या अच्छी बात है? क्या इससे पारदर्शिता मेंटेन रहेगी? रोहन गुप्ता जी बोलिए। अशोक जी देखिए, वापस गोल पोस्ट चेंज कर दिया, यही तो हो रहा है। आप इनको एक हाथ पकड़ेंगे, दूसरे हाथ पे बोले खुजली हो रही है, हाथ पकड़ेंगे बोले अब तो कंधे पे खुजली हो रही है। अरे भैया, आपकी खुजली रुकेगी कैसे? अभी बात पर जवाब दे रहे हैं, दूसरी जगह खुजली करने लगे। चलिए मैं इस डिबेट को आगे ले जाता हूं। सुनिए, मैं इस डिबेट को आगे ले जाता हूं, और मैं सैयद जवाद, कांग्रेस, आप तो बिहार से होकर आ रहे हैं, कांग्रेस के जो सभी बूथ एजेंट थे, क्या उन्होंने फॉर्म 17C पर दस्तखत करे हैं, या किसी ने दस्तखत नहीं करे और कहा कि नहीं हमें शिकायत है? कोई ऐसा आपके पास जानकारी है? नहीं जी, फॉर्म 17C सभी ने जमा करे और कोई कंप्लेन मेरी नजर में अभी तक नहीं है। अच्छा, अब मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जयंत जिज्ञासु जी, मुझे लगता है आपके भी किसी अगर कोई शिकायत है तो आप जरूर मुझे रोक कर बताएं, लेकिन मेरी जो जानकारी है, आरजेडी के भी किसी भी बूथ लेवल एजेंट ने फॉर्म 17C पर दस्तखत करने से मना नहीं किया, सबने फॉर्म 17C पर दस्तखत किया। अब मैं देश को जानकारी के लिए बता दूं, फॉर्म 17C वो होता है जब पूरा चुनाव हो जाता है तो ईवीएम मशीन, जब ईवीएम मशीन में सब कुछ हो जाता है तो ईवीएम मशीन में वहां जितने पार्टियों के एजेंट होते हैं उन सबसे ईवीएम मशीन जांच करवाई जाती है कि भाई देखिए सब ठीक है, जितने वोट पड़े थे उतने ही है, सब है। और उसके बाद जब वो सब चीजों को ठोक बजाकर बूथ लेवल एजेंट देख लेते हैं तो वो फॉर्म 17C पर हस्ताक्षर करते हैं कि जी हमने चेक कर लिए, कोई गड़बड़ी नहीं है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, विपक्ष के पास बिहार में 66,000 बूथ लेवल एजेंट हैं। तो आज बिहार में 66 के 66,000 बूथ लेवल एजेंट जो विपक्ष के हैं, उन्होंने फॉर्म 17C पर दस्तखत किए हैं। अब 14 तारीख को क्या होगा ये मैं नहीं जानता, किस तरह के आरोप आएंगे मैं नहीं जानता, उस दिन का इंतजार कीजिए। जी सैयद जवाद बोलिए। जी अशोक भाई, बहुत एक मिनट सर, एक मिनट जी, बहुत बहुत धन्यवाद लंबे समय के वक्त देने के लिए, और सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, मैं कहता हूं ये एग्जिट पोल नहीं है, ये एग्जिट झोल है। और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन भयंकर है, AQI लेवल जो है भयंकर हो चुका है,
उसी तरीके से ये एग्जिट पोल जो है ये बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो मशीनरी है उससे निकले हुए ये एग्जिट पोल हैं और इतना पोल्यूशन इन एग्जिट पोल के अंदर है कि मैं देख करके हैरान हूं। और वही एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूं ये एग्जिट पोल नहीं, एग्जिट झोल है। अब मैं बताता हूं बिहार के संदर्भ में, मैं ग्राउंड के ऊपर था, लगभग 35 से 40 जो हैं मैंने नुक्कड़ सभाएं करी हैं, जनसभाएं कुछ करी हैं और ग्राउंड लेवल पे जा करके लोगों से मुद्दे पूछे हैं। कितने दिन आप बिहार में थे? मैं 15 दिन था बिहार के अंदर और बिहार शरीफ की उसी सीट पे था, नालंदा की, जिसपे जो है 172 विधानसभा के अंदर डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला था। बिल्कुल नई सीट थी हमारे लिए जिसके ऊपर हम लोग गए थे काम करने के लिए। लेकिन हैरत की बात यह है कि महिलाओं के अंदर उत्सुकता थी, वोट को लेकर के जागरूकता थी और उन इलाकों में भी जागरूकता थी कि बदलाव की तरफ वो देख रहे थे। और नीतीश कुमार जी की जिस तरीके से अभी तक लोग कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने कैप्चर कर लिया है, फेस नहीं दिया है, भयंकर बेरोजगारी है, पलायन है, तमाम ये मुद्दे मुझे जमीन पर दिखे। ठीक है, मैं हो सकता है आप मेरी राय से बिल्कुल ना इत्तेफाकी रख सकते हैं, आपको आप है और मुझे भी अपनी बात रखने को नहीं आप है। ये जो मुद्दे ग्राउंड के ऊपर थे वो काम कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रति और खास तौर से नीतीश बाबू के प्रति नाराजगी इस चीज को लेकर के थी कि जो वादे करे गए थे पिछले 11 साल से सेंटर के अंदर और नीतीश कुमार साहब की इतनी लंबी सरकार हो गई उसके अंदर वो पूरे होते हुए नहीं दिखाई दे। एक मिनट दूसरा सुनिए एक मिनट आपको रोक रहा हूँ। अब चुनाव विश्लेषण करने का कोई समय नहीं है। अब किसने वादे पूरे किए, किसने नहीं किए, लोग क्या सोच रहे थे, ठीक है, लोग क्या सोच रहे थे वो तो अब सब 14। आपने एक इम्पोर्टेंट, बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपको अपनी राय रखने का हक है, आपने जो देखा आपने, आपको मैंने जो देखा वो तो सब अपनी अपनी बारी। मोटे तौर पर आप कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल नहीं है, ये एग्जिट झोल है, ये एग्जिट पोल गलत होंगे, बिल्कुल ठीक है। अखिलेश जी ने भी यही कहा, अखिलेश यादव, उन्होंने कहा सत्ता पक्ष के झूठे एग्जिट पोल हैं। पवन खेड़ा इतने उत्साहित है, पवन खेड़ा कह रहे हैं अब वोट चोरी वाला सवाल नहीं है। पवन खेड़ा कह रहे हैं अब बिहार में फाइलें चोरी हो रही है क्योंकि हम जीत रहे हैं, इसलिए जो लोग जितने मंत्री हैं वो अपना घोटाला छिपाने के लिए फाइलें चोरी कर रहे हैं। तो पवन खेड़ा कह रहे हैं फाइलें चोरी हो रही हैं और अखिलेश यादव आप भी कह रहे हैं, तो मतलब मैं ये मान के चलूं कि आप लोग जीत रहे हैं, ये तय है ना? बिल्कुल जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं। वोट चोरी तो नहीं हुई बिहार में। और मैं बता दूं, वोट चोरी तो नहीं हुई बिहार में, आप जीत रहे हैं। हो रही, मैं उसका मैंने जो लाइव देखा मैं वो बता रहा हूँ। नहीं, मैं जिस दिन सुनिए तो जीत रहे हैं ना? हाँ जीत रहे हैं और प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत की। दो आपने क्यों नहीं बताए, 2 पोस्टर्स आए, एग्जिट पोल दिखाए, एक डीबी लाइव वालों ने दिखाया है, दूसरा जर्नो मिरर करके है उसने भी दिखाया। मैं वही बता रहा हूं, ये जिस तरीके से दिल्ली के अंदर भयंकर पोल्यूशन है उसी तरीके से एग्जिट पोल के अंदर है। और ये सट्टेबाजी करने के लिए, सुनिए, ये सट्टेबाजी करने वाले लोगों के लिए जो है ना, ये कुछ पैसा कमाने का मौका है, उनको उनके उन गरीबों के पेट पे लात ना मारिए भाई। सही जवाब सुनिए। देखिए ऐसा होता है कि एग्जिट पोल तो हम मानते हैं कि एग्जिट पोल गलत साबित हो सकते हैं, या डीडी कभी एग्जिट पोल नहीं करता। डीडी ने इस देश में एग्जिट पोल की शुरुआत दूरदर्शन ने की थी, लेकिन उसके बाद दूरदर्शन कभी एग्जिट पोल नहीं करता। हम एग्जिट पोल पर चर्चा जरूर करते हैं क्योंकि राजनीति में सब चीजें होती हैं और एग्जिट पोल कई बार सही साबित होते हैं, कई बार गलत साबित होते हैं, हो सकता है इस बार गलत साबित हो जाए। मेरा मूल सवाल ये है, जो आज बिंदु कह रहा हूं, उसके बाद मैं किशोर कुणाल जी और स्वाति जी के पास आऊंगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझने वाली बात है कि हरियाणा में एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में आए थे, ठीक है, उसके बाद कांग्रेस के पक्ष में आए तो वहां पर जब कांग्रेस हार गई तो वो वोट चोरी थी, बकौल राहुल गांधी, क्योंकि भाई एग्जिट पोल तो दिखा रहे थे। अब यहां पर एग्जिट पोल एनडीए को जीता दिखा रहे हैं, तो अब यहां पर जो है ये लोग जब हार जाएंगे, अगर हार जाएंगे, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, तो जब नतीजे आएंगे और अगर नतीजे एग्जिट पोल के अनुरूप होंगे तब राहुल गांधी कहेंगे एग्जिट पोल गलत थे, वो भी चोरी हुए थे, वोट भी चोरी हुई है। मैं पर्सनली आपको बता दूं 2 चीजें, मेरे साथ मेरे एक सहयोगी थे, वो भी कांग्रेस के थे। हम लोग अर्ली मॉर्निंग जो थे, हमें फ्लाइट नहीं मिली, हम ट्रेन से आ रहे थे, सुन लीजिए, हम लोग आ रहे थे बिहार शरीफ से। मेरे पास अभी मैं 2 मेहमान, अरे सुनिए, इतनी भीड़ वहां लोगों की, इतनी भीड़ थी, मेहमानों के पास गया भी नहीं। कहां से आ रहे हैं? जवाब, मैं 2 मेहमानों के, एक मिनट, मैं 2 मेहमानों के पास गया भी नहीं हूं अभी, ठीक है, मुझे मौका दीजिए, मुझे उनके पास भी जाना है। आपकी राय, हाँ वो तो मैं कह रहा हूं, अभी आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है 14 तारीख को बहुत कुछ कहेंगे, अगर नतीजे आपके अनुकूल नहीं रहे तो वो अलग बात है। हिमाचल जैसे, कर्नाटक जैसे जीत
जाएंगे तब आप कहेंगे चुनाव बड़े फ्री एंड फेयर हुए। नहीं हुए, हम नहीं मानते। वो ठीक है, कांग्रेस की अपनी। रुकिए लगातार नहीं बोलते। मैंने फिर कहा, अभी मेरे साथ किशोर कुमार कुणाल बैठे हैं, उनके पास गया नहीं, स्वाति जी के पास गया नहीं, पर मैं सिर्फ एक ही बात कहकर जो उनके पास जा रहा हूं, और वो बात जो है इंपॉर्टेंट है। जो सैयद जवाद ने कहा मैं 15 दिन वहां था, बहुत अच्छी बात है सर। अगर 15 दिन राहुल गांधी वहां होते तो शायद एग्जिट पोल ये नहीं होते। जिसको जो समझना है वो समझ जाएगा। अब आप ना समझें, और मैं फिर से कह रहा हूं, एग्जिट पोल शकील अहमद खान का जो एग्जिट पोल है सबसे बड़ा एग्जिट पोल है। किशोर कुणाल जी, क्या एग्जिट पोल ये जो है बहुत बार गलत साबित होते हैं? आप लोग तो नहीं कहेंगे ना कि वोट चोरी हो गया अगर एग्जिट पोल ये उल्टे हो जाते हैं तो? अशोक जी, ये फिगर है और एजेंसियों ने काफी मेहनत करके इस फिगर को तैयार किया है, और हम समझते हैं कि सभी दल को इन फिगर का सम्मान करना चाहिए। जिनके पक्ष में है भी उनको भी, और जिनके पक्ष में नहीं है उनको भी। एक्चुअल पोल का रिजल्ट आएगा ही 14 को, और जो भी आएगा मैं समझता हूँ सबको मानना चाहिए, और ये नहीं कहना चाहिए कि वोट चोरी हो गया, वोट बेईमानी हो गया, या फिर अन्य तरह की बातें जो ये लोग करते रहे और करते रहेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं काफी ध्यान से सुन रहा था, बहुत जमीनी सच्चाई बता रहे थे, लेकिन वहां से तकरीबन 85 किलोमीटर दूर बछवाड़ा में कांग्रेस के यूथ के अध्यक्ष बिहार के शिव प्रकाश गरीबदास चुनाव लड़ रहे होते हैं, और उनके अगेंस्ट में महागठबंधन का ही एक उम्मीदवार सीपीआई का वो चुनाव लड़ रहा होता है। तो ये एग्जिट पोल इसी से गड़बड़ होता है। जब इनकी कोऑर्डिनेशन कमजोर होती है तो एग्जिट पोल गड़बड़ हो जाता है। हमारे जिज्ञासु साहब बैठे हैं, इनके एक उम्मीदवार थे गोरा गरम क्षेत्र से, और वहां से वीआईपी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी जी चुनाव लड़ रहे होते हैं, और अंत तक इनका कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है, और फाइनली संतोष सहनी जी को अपनी उम्मीदवारी वापस लेनी होती है। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी उम्मीदवारी वापस लेनी होती है, वहीं से एग्जिट पोल गड़बड़ाता है। तो जब कोऑर्डिनेशन का अभाव होता है, जब चुनाव मुद्दे पे नहीं लड़े जाते हैं, जब चुनाव हवाई मुद्दे पे लड़े जाते हैं, तो एग्जिट पोल गड़बड़ होगा ही। और ये तो एग्जिट पोल है, जब एक्चुअल पोल आएगा तो अभी तो ये कुछ नंबर दिख रहा है। मैं बता रहा हूँ 2010 से भी बड़ी विक्ट्री एनडीए को होने जा रही है, और ये लोग पुनः हमारे जिज्ञासु साहब 22 सीट पे, कांग्रेस वाले 4 सीट पे, और अन्य लोग अन्य सीट पे आने जा रहे हैं। आप 14 तक इंतजार कीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। जाहिर सी बात है, 14 तक सबको इंतजार करना है। तो मैं इतना ही कहूंगा, फिल वक्त मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी नंबर है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। जिन लोगों ने तैयार किया है उनका भी सम्मान होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई एसी रूम में बैठ के नंबर नहीं तैयार होता है, लोगों ने मेहनत किया होगा, और उस मेहनत का भी सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, वो फिर से कह रहा हूं कि लोग करते हैं एग्जिट पोल, और कोई भी एग्जिट पोल एजेंसी जो है अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करने के लिए नहीं करती, क्योंकि जब आपके एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी लूज होती है। तो ये भी ध्यान रखने हो। लेकिन फिर से कह रहा हूं, ये एक तरह का एक मेथोडोलॉजी है, कभी सही होती है कभी गलत होती है। स्वाति जी, आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस ब्रेक के बाद 2 टूक में बने रहिए मेरे साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे
है तैयारी एनपीएस जरूरी है। कौन है जो जोड़ो देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं बिहार में बाहर है और एक बार फिर क्या एनडीए की सरकार है, क्योंकि एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि एनडीए की वहां सरकार बनती साफ तौर पर दिख रही है। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वाति तिवारी, भयंकर मतदान हुआ, मतलब भयंकर तो शब्द नहीं ठीक है, लेकिन जबरदस्त मतदान हुआ और महिलाओं का आंकड़ा 9% महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है। क्या ये एक विनिंग फैक्टर होगा, और होगा तो क्या? जी, सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को शुभ संध्या, और मैं आपके प्रश्न के जवाब में आऊंगी, लेकिन पहले मैं 2 बातें कहना चाहूंगी। एक तो सबसे पहली बात ये कि जव्वाद साहब 15 दिन हो करके तो जरूर आए हैं बिहार से, लेकिन बिहार की तासीर से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हुए। जो जमीनी हकीकत है, क्योंकि बिहार के दौरे से अभी मैं भी वापस आ रही हूँ, जो वाकई में वास्तव रूप में जो हकीकत है बिहार की, ये वो समझ नहीं पाए हैं और ये बात कर रहे हैं कि एग्जिट पोल जो है वो झोल है। तो ये झोल उस समय नजर नहीं आता है जब बिहार चुनाव के प्रथम चरण के ठीक 1 दिन पहले हरियाणा चुनाव के इसी एग्जिट पोल को आधार बना करके तथाकथित रूप से हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ा जाता है, जिसकी घोषणा की जाती है नेता प्रतिपक्ष की ओर से। तो उनको तब ये एग्जिट पोल झोल नजर नहीं आता है, तब तो पता नहीं इनको शायद जन्नत नजर आता हो। और एक बात मैं जयंत जी की भी, क्योंकि मैं बड़े ध्यान से उनको सुन रही थी, उन्होंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही स्क्रीनशॉट शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि अधिकारियों ने हमें स्क्रीनशॉट भेजे हैं। तो अगर वास्तव में है और लोकतंत्र पे कहीं किसी रूप से आघात हो रहा है, तो बिल्कुल वो जनता के सामने आना चाहिए, न्यायालय के सामने आना चाहिए। अब आती हूं मैं आपकी बात पे। आपने कहा कि 9% लगभग जो है वो महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग करी है पुरुषों की अपेक्षा, बिल्कुल। और अगर विशेष रूप से आप बिहार की बात करें तो महिलाएं जो हैं वो पहले भी पुरुषों की अपेक्षा में या तो लगभग बराबर या थोड़ा सा ज्यादा ही वोटिंग करती आई हैं। इस बार प्रतिशत ज्यादा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो विश्वास एनडीए की सरकार ने महिलाओं के अंदर, महिलाओं के भीतर जगाया है, वो काम जंगल राज के जो हमारे 10,000 रुपए का ट्रांसफर तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब महिला को आप 4 बजे, शाम 4:30 बजे घर में जब सुरक्षा के दृष्टिकोण से बंद कर दिया जाता है, जब उन महिलाओं को स्वतंत्रता मिलती है और वो देर रात तक अपने काम के लिए या अपने पर्सनल किसी भी चीज के लिए बाहर जाने में स्वतंत्रता महसूस करती है, सुरक्षा महसूस करती है, तो वो अपने आप एक विश्वास जाग जाता है। उसके लिए कोई 10,000 मैटर नहीं करता। 10,000 की बात आपने कही है, तो एक बात मैं कहूंगी कि बिहार की महिलाएं स्वाभिमानी होती हैं, उन्हें खैरात का पैसा नहीं चाहिए होता है। ये 10,000 बोल करके जो बार बार जो है अटैक किया जा रहा है, ये उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए दिया गया है। वो ये नहीं कहा गया है कि 14 जनवरी को दही चूड़ा खाएंगे और 3.5 करोड़ महिलाओं को हम जो है वो 30,000 दे करके और पैसे दे देंगे। नहीं, बिल्कुल महाराष्ट्र की महिलाएं स्वाभिमानी नहीं होती। महाराष्ट्र की महिला, बिहार की बात हो रही है, मध्य प्रदेश की बिल्कुल होती है, लेकिन वो महिलाएं जिनको जरूरत है, जिनको जरूरत है, वो महिलाएं जो हाशिए में हैं। बिहार की तरह सभी 3.5 करोड़ मतदाताओं को नहीं बोला गया है जो हाशिए में हैं। एक मिनट। महिलाएं, हर जगह की महिलाएं स्वाभिमानी होती है। 1 मिनट। लेकिन क्योंकि बिहार का बात चल रही है तो इसलिए उन्होंने बिहार के संदर्भ में कहा, जाहिर सी बात है। 1 मिनट। नहीं, दिल्ली की महिलाओं को मिल गए 2500 रुपए मिल गए। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए मिल गए। बताइए आप, दिल्ली की महिलाओं को स्वाभिमानी नहीं थी। डॉक्टर जयंत जिज्ञासु, 1 मिनट रुकिए, हो गया, रुकिए। डॉक्टर जयंत जिज्ञासु भाई, ऐसे नहीं। सुनिए, हम लोग ना बहुत लड़ लिए बिहार के मुद्दों पर, ठीक है, बहुत हम लोग लड़ लिए। मुझे लगता है अब लड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वोटर जो है अपना वो वोट दे चुका है। अब जितना आपको लड़ना बढ़ना होगा 14 तारीख को। नहीं, 1 मिनट रुकिए, रुकिए। नहीं, वो विषय नहीं है। उनसे सैयद जवाद मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, उन्होंने उसका जवाब दिया। जयंत जिज्ञासु, बोलिए। मैं कह रहा था कि जो 90,700 बूथ है, वहां से जो कुछ भी हमारे कार्यकर्ताओं या पोलिंग एजेंट की तरफ से फीडबैक हमको मिले हैं, हम उस पर भरोसा करें। महिलाओं की जहां तक बात है, तो हमारे परिवार से लेकर, समाज से लेकर देश में
दुनिया भर में महिलाओं को कभी भी उनके श्रम का उचित प्राप्य नहीं मिला है। तो हम जो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रति माह के हिसाब से एक मुश्त 12 महीने का 14 जनवरी को सरकार बनने पर देने का वायदा किए थे 30,000 रुपये, ताकि वो कुछ ठोस कर सके और इसको वापस नहीं करना पड़ेगा। और ये 5 साल तक चलने वाली योजना रहेगी और उनके खाते में 1.5 लाख रुपये 5 साल में जाएंगे। ये तो 10,000 रुपये चुनाव के बीच में अशोक जी आप जान रहे हैं ये घोषणा किया। और 2020 में भी आपको ध्यान होगा महिला उद्यमी योजना के तहत 5 लाख तक के ऋण की माफी का कैबिनेट से डिसीजन हुआ था। सर, कितनी महिलाओं का कर्ज माफ हुआ बिहार में? मैं एक ही बात कह रहा हूं, मैं सुनिए सर, मैं एक ही बात कह रहा हूं, आपने भी महिलाओं के लिए वादे किए, उन्होंने भी किए, उन्होंने 10,000 आप 30,000। अगर इसके कारण महिलाओं का आ रहा हूं जी, अगर इसके कारण महिलाओं का वोट प्रतिशत इतना बड़ा है 9%, तो मैं कह रहा हूं एक वेलकम स्टेप है। अब कौन कितने वादे पूरे करेगा, और उससे भी बड़ी बात यह कि जनता किसको वादे पूरे करने का मौका देगी, ये तो इंपॉर्टेंट बात है। जनता किसको मौका देगी वो बात जरूर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, रोहन जी रिस्पॉन्ड कीजिए। एक ही बात कहना चाहता हूं कि माइक्रो फाइनेंस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, समय कम है। जनता हो या बिहार की बहनें हो, महिला माता जो भी हो, सबको एक चीज मालूम है, जिन्होंने 20 साल की जमीनी हकीकत देखी है उसको उन्होंने सराहा है, उसको उन्होंने सीरियसली फील किया है, वो हवाई दावों पे या वादों पे कभी भी वोट नहीं करेंगे। ओके। क्योंकि जो इनका इतिहास रहा, इतना ज्यादा मतलब रक्त रंजित इतिहास रहा है कि आज भी जो पुरानी पीढ़ी है आज भी जंगल राज के नाम से कांपती है। दूसरी बात, एक विश्वसनीयता नीतीश जी ने जो कायम की है महिलाओं के बीच में, जो लाइन और अक्रॉस द बोर्ड आप किसी भी चैनल का किसी भी इंटरव्यू किसी भी महिला का देख लीजिए, उसने हमेशा यह कहा नहीं है सरकार में हम सुरक्षित है, हमारा विश्वास है। जो हमारी बहन ने कहा कि भाई विश्वास जो है जीता जाता है, वो कोई 10,000 रुपए से सिर्फ नहीं आता है, वो तो एक कड़ी है उसमें। ये सरकार पूरी तरीके से महिला को आगे रख के एक क्लास क्रिएट किया गया है, उसका परिणाम आपको 14 को देखने को। देखिए मोटी बात यही है, मैं फिर से कह रहा हूं हमको 14 का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन क्या इतना लंबा जो चुनाव वो चला तो सब नेता लोग जो है, प्रवक्ता लोग सब अभी चुनावी मोड में अपनी अपनी योजनाएं गिनाने लगते हैं। अब उसका कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रह गया। जो फिर से कह रहा हूं, जनता किसको मौका देगी, जनता किसको वादे पूरे करने का मौका देगी, उसके अलावा 14 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद यह करता हूं कि 14 तारीख को, क्योंकि सबने दस्तखत कर दिए, सबने कहा बड़ा सही हो गया, अब कम से कम 14 तारीख को वोट चोरी और ये वो इस तरह के बहाने कोई ना बनाए, उम्मीद ये करूंगा। बहरहाल फिलहाल इतना ही, सभी का शुक्रिया। आपसे कल मुलाकात होगी 2 टूक में, इजाजत दीजिए, नमस्कार। झूठ से भी खतरनाक होता